जरा सोचो, क्या होगा जब डेमन्स का भगवान सैटर्न इंसानों की दुनिया में आ जाए और उसे यहाँ के बारे में कुछ पता ही ना हो, ना ही उसके पास कोई शक्ति हो जिससे वो किसी को नुकसान पहुंचा पाए। ऐसे में वो अपनी जिंदगी इंसानों के बीच कैसे बिताएगा। इग्नोरा समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा सा तैरता हुआ टापू है जिसे इनेला कहते हैं और उसका आकार क्रॉस जैसा है। सबको पता है कि सैटर्न यानी डेमन लॉर्ड अपनी ताकत के दम पर डेमन रियल्म पर राज करता है। वो इंसानों पर हुकूमत कर अंधकार की दुनिया के जीवों के लिए एक आदर्श स्वर्ग बनाना चाहता है। सैटर्न के 4 जनरल थे, ड्रेच, लूसीफर, अल्सियल और मेलिसोटा। उसने अपने चारों मार्शल को चारों महाद्वीपों पर हमला करने और बेगुनाह प्राणियों का कत्लेआम करने भेज दिया। मगर ऐसे संकट के समय हीरो पैदा होते हैं और एक हीरो पवित्र तलवार लेकर उनके खिलाफ खड़ी हो गई। नतीजा ये हुआ कि उसके ग्रुप ने लूसीफर की 3 लेजियंस और साथ ही ड्रेच और मेलिसोटा को खत्म कर दिया। फिर हीरो अपनी सेना लेकर डेमन लॉर्ड के किले पर चढ़ाई कर देती है। वहां अल्सियल को अकेले ही हीरो की सहयोगी फौज का सामना करना पड़ा। किसी ने अल्सियल को पत्थर बना दिया, लेकिन वो पत्थर से निकलकर अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। तभी एक नकाबपोश शख्स सामने आता है जो उतना ही ताकतवर था और उसने भी पलटवार किया। जब अल्सियल ने जरा भी गफलत की, तभी सैटर्न ने पीछे से हमला कर दिया। ये देखकर हीरो तुरंत आकर उससे आमने सामने की लड़ाई में भिड़ गई। उसी वक्त हीरो के साथी मिलकर सैटर्न को जकड़ लेते हैं और उसकी एक सींग तोड़ देते हैं। तभी अल्सियल वापस आता है और अपनी स्किल से सबको उड़ाकर अलग कर देता है। वो कहता है कि इंसानों की फौज उनकी ताकत से बहुत ज्यादा है और किला ढहना अब बस वक्त की बात है। इसलिए अल्सियल पीछे हटना चाहता है ताकि दोबारा सेना को खड़ा किया जा सके। अचानक हीरो उड़कर सैटर्न को मारने के लिए झपटती है, तो सैटर्न तुरंत आसमान में उड़ जाता है और ऐलान करता है कि वो फिर लौटेगा और एंटाइल पर राज करेगा। फिर वो और अल्सियल एक पोर्टल से उड़कर निकल जाते हैं। अब दोनों इंसानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अल्सियल बहुत हैरान होता है जब देखता है कि सैटर्न इंसान में बदल गया है। तभी एक कार पास से निकलती है और अल्सियल उसे मारने ही वाला था कि सैटर्न ने उसे रोक दिया। फिर अचानक 2 पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि वो दोनों घायल घायल से दिख रहे थे। अल्सियल ने उन पर गाली बक दी, मगर पुलिस वाले उसकी भाषा समझ ही नहीं पाए। ससाकी नाम का पुलिस वाला दोनों को थाने ले जाना चाहता था। अल्सियल उसे मारने के लिए पीछे हटकर झपटने ही वाला था, लेकिन सैटर्न के पास अब कोई जादुई ताकत नहीं बची थी, इसलिए उसे मजबूरी में कार में बैठकर थाने जाना पड़ा। थाने पहुंचकर पुलिस वाले ने सैटर्न को उड़ोन खाने के लिए दिया। सैटर्न ने अपनी ईविल आई से उस डिश के सारे इंग्रेडिएंट्स का एनालिसिस कर लिया। फिर पुलिस वाले को हिप्नोटाइज करके इस जगह के बारे में जानकारी निकलवाई। बाद में वो अल्सियल के पास गया और बताया कि ये जगह पृथ्वी यानी अर्थ है। यहाँ ये साफ हो गया कि ना तो मैजिक है, ना डेमन पावर, ना शैतान वगैरह का कोई नामो निशान। अल्सियल को समझ आया कि बिना मैजिक पावर के वो अपने असली डेमन रूप को बनाए नहीं रख सकते। सैटर्न को उम्मीद नहीं थी कि वो खुद इंसान में बदल जाएगा। उसने अंदाजा लगाया कि या तो इंसान ही इस दुनिया की जान की जड़ है या फिर ये पोर्टल का असर है। सैटर्न ने थोड़ी बहुत जादुई ताकत बचाने की कोशिश की, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अल्सियल के पास तो बिल्कुल भी जादुई ताकत नहीं बची थी। इसलिए सैटर्न ने ठान लिया कि उन्हें यहाँ जिंदा रहने के लिए सबसे पहले जादुई ताकत वापस लाने का तरीका खोजना होगा। तब तक दोनों ने यहाँ जीने का इंतजाम किया। सबसे पहले उन्होंने कमेटी से फर्जी रजिस्ट्रेशन और रेजिडेंस कार्ड बनवाए। फिर सैटर्न ने चोरी का पैसा इस्तेमाल करके बैंक कार्ड बनाया। आखिरकार वो दोनों एक रियल एस्टेट एजेंसी में घर देखने पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात मकान मालिक मिकी से हुई, जो खुद को बहुत ताकतवर समझता था। शाम को अचानक सैटर्न बेहोश हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। कारण था थकान, क्योंकि इंसानी शरीर को खाने पीने की जरूरत होती है, लेकिन वहाँ 1 यूनिट फ्लूइड ट्रीटमेंट की कीमत 1 महीने के किराए की जितनी थी। ये देखकर सैटर्न को समझ आया कि उन्हें यहाँ जीने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे। घर लौटकर उन्होंने तुरंत रेज्यूमे लिखना शुरू कर दिया ताकि कोई नौकरी मिल जाए। कुछ समय बाद जब सैटर्न ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा, तो अल्सियल ने उसे समझाया कि खर्चे कम करो। मगर सैटर्न को लगा कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन और साइकिल जैसी चीजें जरूरी हैं। अल्सियल चाहता था कि किश्तों में पेमेंट करें, लेकिन सैटर्न को वो पसंद नहीं था। वो शान से खर्च करना चाहता था, जिसकी वजह से उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे। सैटर्न ने कहा कि उसके पास अभी भी थोड़े पैसे बचे हैं और पार्ट टाइम जॉब से उसे खाने का इंतजाम भी मिल जाता है। लेकिन अल्सियल रोज रोज बर्गर और फ्रेंच फ्राइज नहीं खाना चाहता था। उसने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम डेमन रियल वापस जाने से पहले ही मर जाएंगे। सैटर्न को अपने नौकर की शिकायतें सुनना पसंद नहीं था, तो वो तुरंत अपनी साइकिल उठाकर काम पर निकल गया। रेड लाइट पर इंतजार करते हुए उसने देखा कि एमिलिया बारिश में फंसी हुई है, तो उसने उसे छाता दे दिया और फिर काम पर चला गया। चूंकि ये कैंपेन वीक बहुत अहम था, सैटर्न ने ठान लिया था कि वो आलू बेचने का रिकॉर्ड बनाएगा। बेचते समय वो हमेशा कस्टमर को ज्यादा खरीदने के लिए बोलता था, क्योंकि उसका मानना था कि छोटी छोटी चीजों को जोड़कर ही वो दोबारा डेमन लॉर्ड का दर्जा हासिल कर सकता है।
वो इतना ध्यान देता था कि बच्चों के लिए बेबी फूड तक गर्म करके देता था। सैटर्न का काम करने का तरीका बहुत प्रोफेशनल था, जिससे चीहो उसे बहुत मानने लगी। सैटर्न ने कहा कि जब फ्री हो तो भी कस्टमर की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे लंबे समय में फायदा होता है। इसी वक्त अल्सियल ने लंबी सांस ली और कहा कि पहले वो और डेमन लॉर्ड दोनों बेरोजगार थे। सैटर्न को भी याद आया कि उनका असली मकसद एंटायर लौटना है, तो उसने कहा कि वो पैसे कमाने के लिए काम करेगा और फिर कोई रास्ता निकालेगा जिससे जादुई ताकत वापस लाकर वो इस दुनिया पर भी राज कर सके। लेकिन सैटर्न का इस तरह कैपिटलिज्म को अपनाना अल्सियल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बहुत निराश हो गया, खासकर इसलिए क्योंकि उसे जादुई ताकत से जुड़ी कोई जानकारी भी नहीं मिल रही थी। उधर चीहो परेशान थी क्योंकि उसने एक ही महीने में 6 बार आलू गिरा दिए थे। तभी कासाकी आई और सबको याद दिलाया कि उन्हें फुल पावर में काम करना होगा ताकि कैंपेन में पहला स्थान हासिल कर सकें। उसने चीहो को भी समझाया कि आलू संभाल कर रखना। कुछ ही देर बाद दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आ गए। सैटर्न ने चीहो को याद दिलाया कि ग्राहकों को मुस्कुराकर वेलकम करना चाहिए। वो आलू में चीज डालने ही वाला था जब उसे एहसास हुआ कि मशीन तो टूटी हुई है और आलू तले ही नहीं गए। वो सोच में पड़ गया कि मैजिक पावर से मशीन ठीक कर दूं और पहला स्थान जीत जाऊं। लेकिन उसे याद आया कि अल्सियल ने कहा था जादू सिर्फ मजबूरी की हालत में इस्तेमाल करना है। सैटर्न अभी उलझा हुआ था कि कासाकी अचानक आकर उसे बुलाने लगी। उसे लगा कि शायद उसका मैजिक पावर इस्तेमाल करना पकड़ गया है, लेकिन हुआ उल्टा। कासाकी ने उसे बताया कि अब वो ए रैंक एम्प्लॉय प्रमोट हो गया है। उस शाम सैटर्न बहुत खुश होकर घर की तरफ भागा। रेड लाइट पर रुका तो फिर से उसकी मुलाकात एमी से हुई। एमी ने तुरंत पहचान लिया कि सैटर्न ने मैजिक पावर इस्तेमाल किया था और पूछने लगी कि वो दुकान पर काम क्यों कर रहा है। ये सुनकर सैटर्न को समझ आया कि वो हीरो है, वही पुरानी दुश्मन। दरअसल जब डेमन लॉर्ड और अल्सियल पोर्टल से भागे थे तो हीरो भी उनका पीछा करते हुए इंसानों की दुनिया में आ गई थी ताकि उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सके। सैटर्न उसे देखकर हैरान था, मगर एमी ने साफ कहा कि वो उसे मिटाने आई है। सैटर्न बातचीत करना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत हथियार निकाल लिया और धमकाने लगी। इतने तनावपूर्ण पल में सैटर्न उसकी तलवार की कीमत पर तंज करने लगा कि ये तो 100 येन की है, और उसे एमी की पवित्र तलवार दिखाई भी नहीं दी। तो उसे लगा कि शायद एमी ने अपनी होली मैजिक खो दी है। एमी ने भी अंदाजा लगाया कि सैटर्न भी उसी हालत में है, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी मैजिक पावर बहुत कमजोर है। ये कहते ही एमी उस पर झपट पड़ी। उसी समय अल्सियल चौंक कर भागकर चूल्हे पर उबलते हुए पानी का बर्तन बंद करने चला गया और सोचने लगा कि डेमन लॉर्ड अभी तक घर क्यों नहीं आया। इधर सैटर्न और एमी की लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि दोनों को स्ट्रीट फाइटिंग के चलते पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस वाले ने कहा कि एमी अपने बॉयफ्रेंड पर चाकू से हमला नहीं कर सकती। ये सुनकर एमी बहुत गुस्सा हो गई और उसने साफ इनकार कर दिया, मगर पुलिस वाले को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने सलाह दी कि शांति से बैठकर मसला हल करो। जब वो बाहर निकली तो एमी ने कहा कि इस बार वो सैटर्न को छोड़ रही है, लेकिन अगली बार बिल्कुल नहीं बख्शेगी। ये सुनकर सैटर्न हैरान रह गया कि हीरो ऐसी बात भी कह सकती है। उसने एमी से वो छाता वापस मांगा जो सुबह उसने उसे दिया था, लेकिन एमी ने कहा कि वो उसे फेंक चुकी है। साथ ही चेतावनी दी कि रात में चलते समय सावधान रहना। इस दुनिया में एमी की नौकरी एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की थी। एक दिन जिका ने एमी को एम जडोनो के रेस्टोरेंट में खाने का न्योता दिया, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वहाँ डेमन लॉर्ड यानी सैटर्न काम करता था। काम के बाद एमी दुकान पर कुछ सामान लेने गई और शाम को अकेले बैठकर खाना खाया और टीवी देखा। लेकिन ये सब देखकर वो बेचैन हो गई और उसके मन में फिर से सैटर्न से पंगा लेने का ख्याल आने लगा। इधर जब सैटर्न और अल्सियल रात का खाना खा रहे थे, तभी अचानक डोरबेल बजी। दरवाजे पर एमी को देखकर अल्सियल डर गया और तुरंत दरवाजा बंद करने लगा। लेकिन सैटर्न ने कहा कि उनकी मुलाकात तो कल ही हुई थी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। उसने अपने साथी को समझाया कि एमी अब पवित्र जादू इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिर सैटर्न ने एमी को घर के अंदर बुला लिया। घर में आते ही एमी ने शिकायत शुरू कर दी कि ये जगह तो चूहे के बिल जितनी छोटी और बदबूदार है। सैटर्न ने जवाब दिया कि वो रहने की जगह से ज्यादा अपनी गतिविधियों पर ध्यान देता है। एमी ने मित्र साधारण खाने की भी आलोचना की, तो सैटर्न ने शान से कहा कि जब उसका नौकर यानी अल्सियल खाना बनाता है तो कोई भी उससे पहला स्थान छीनने की हिम्मत नहीं करता। एमी ने बताया कि असल में उसके साथ चीफ मिनिस्टर को भी यहाँ आना था, लेकिन पोर्टल जल्दी बंद हो गया और सिर्फ वही उड़कर अंदर आ पाई। सैटर्न ने कहा कि अब अल्सियल यही रहेगा और जापान पर कब्जा करने की शुरुआत करेगा। एमी ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उसमें सिर्फ डींगे मारने की काबिलियत है। तो सैटर्न ने समझाया कि वो धीरे धीरे रेगुलर एम्प्लॉय बनने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो पैसे और रुतबा जमा करेगा, फिर बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ेगा और आखिरकार वो फिर से टाइल पर हमला करेगा। सैटर्न ने ताना मारते हुए कहा कि एमी उसके महान इरादों को समझने लायक नहीं है। इस पर एमी बोली कि उसके पास जितनी भी बची खुची ताकत है उससे वो अभी भी सैटर्न को मिटा सकती है, लेकिन जब तक उसे वापस लौटने का कोई तरीका नहीं मिलता वो उसकी जान बख्श देगी। जब वो जा रही थी तो उसने उसके नाम का मजाक उड़ाया कि बहुत देहाती सा है। अगले दिन जिका ने एमी को खाने पे बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। इससे उसकी दोस्त को लगा कि शायद एमी का पहले से कोई बॉयफ्रेंड है। काम खत्म होने के बाद एमी सैटर्न के घर उस पर नजर रखने गई,
लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि वो लोग तो बस सुपरमार्केट से सामान लेने गए थे। जिका ने फिर से ईमी को खाने पर बुलाया और उसने फिर मना कर दिया। उस शाम ईमी ने सेटन का पीछा किया और उस लड़के के साथ हॉट स्प्रिंग्स तक पहुंच गई। जिका ने एक बार फिर बुलाया और ईमी का जवाब वही रहा। मी झाड़ियों में छुपकर मेन कैरेक्टर के घर के बाहर उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन दोनों लड़के बस बेकार की बातें कर रहे थे, जिससे उसका मन उठ गया। एलियल ने कहा कि खीरे को शहद के साथ खाने की जगह सेटन को खरबूजा खाना चाहिए, लेकिन उस लड़के ने टॉपिक बदल दिया और बोला कि भूकंप आ गया है, ताकि बात वहीं खत्म हो जाए। मी ने काम खत्म किया और वो सेटन की पार्ट टाइम जॉब वाली जगह गई ताकि उस दिन के चौराहे पर मिलने का प्लान बना सके, लेकिन सेटन ने अनजान बनने का नाटक किया और जल्दी से उसे केक पकड़ाया और निकल गया। चीहो ने सोचा कि एमी उसकी दोस्त है और बहुत जल गई। जाने से पहले चीहो ने कल आए भूकंप का जिक्र किया। सैटर्न ने कहा कि उसके रूममेट को तो पता ही नहीं चला कि भूकंप आया था, लेकिन उसने बताया कि इस भूकंप से किताबें और सीडी जमीन पर गिर गई थी। सैटर्न हैरान हुआ क्योंकि कल का भूकंप इतना बड़ा नहीं था। अचानक चीहो चिल्लाई और पूछने लगी कि क्या मेन कैरेक्टर का रूममेट उसकी गर्लफ्रेंड है। सैटर्न ने कहा वो उसका छोटा भाई है जिससे उसे चैन मिला। जब सैटर्न ईमी से मिला तो ईमी ने तुरंत पूछा कि क्या वो लड़का हमेशा के लिए यहीं रहने का इरादा रखता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ईमी ने देखा था कि उसने कोई बुरा काम नहीं किया बल्कि बहुत सादगी से जी रहा था और स्टोर का मालिक भी उसकी स्मार्टनेस की वजह से उस पर भरोसा करता था। पहले एमी ने सैटर्न की बातों को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन बाद में सोचा कि अगर ये लड़का ऐसे ही जीता रहा तो उसे खत्म करने की मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चालाक चेहरे के साथ सैटर्न ने कहा कि वो अब भी वापस जाकर टाइला को जीतने की प्लानिंग करेगा। तभी अचानक साइकिल का टायर पंचर हो गया, जिससे वो लड़का परेशान हो गया। ईमी ने कहा कि ये ठीक हो सकता है, जिससे वो बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी अचानक उन पर गोलियां चलने लगीं। सैटर्न ने फटाफट उसे जमीन पर गिरा दिया। ईमी ने उसे छूने नहीं दिया। सैटर्न ने कहा कि ये बहस करने का टाइम नहीं है। जब ईमी की बारी आई सैटर्न को गोलियों से बचाने की, तो उसने तुरंत कहा कि अब उसके ऊपर से हट जाओ। सैटर्न ने अंदाजा लगाया कि स्टेशन पर और भी लोग हैं, तो वो तुरंत वहां भागे। सैटर्न ने पहचान लिया कि ये जादुई गोलियां थीं, तो उसने सोचा कि सामने वाला इंसान बहुत ताकतवर है और ठीक से जानता है कि वो और मी कौन है। सैटर्न ने ईमी को दोष दिया कि उसने गलत टाइम चुना, इसी वजह से मुसीबत आई। हालांकि वो लड़का तो देर रात तक काम करता था और दोपहर में ईमी बिजी रहती थी। सैटर्न ने तय किया कि अब साइकिल नहीं चलाएगा और पैदल ही घर जाएगा। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात ईमी से हुई और उसे लगा कि वो चोरी करने आई है, लेकिन असल में ईमी अपना वॉलेट खो चुकी थी और इस वजह से रात रुकना चाहती थी। एलियल ने ईमी को देखा और सैटर्न को डांटना शुरू कर दिया कि उसने हीरोइन को सारी रात अपने साथ रहने दिया। तो सैटर्न ने समझाया कि उन पर जादुई गोलियों से हमला हुआ था और भागते वक्त ईमी का वॉलेट गिर गया था। चूंकि उसका घर यहाँ से काफी दूर है, इसलिए उसे मजबूरी में रुकने देना पड़ा। एलियल ने अकड़ते हुए कहा कि घर का मालिक वही है। तब सैटर्न ने ईमी की तरफ कंबल फेंका ताकि वो ढक ले और उसे 1000 येन भी दिए ताकि वो कल ट्रेन से घर लौट सके। एलियल ने कहा कि उनकी खाली होती जेब से ये बहुत बड़ी रकम है, तो ईमी ने वादा किया कि वो सुबह सुबह ही निकल जाएगी। आधी रात को सैटर्न को चीहो का मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि फिर से भूकंप आने वाला है। जब दोनों जवान उठे तो उन्होंने देखा कि टिफिन में ईमी ने खाना बनाया हुआ रखा हुआ था। खाते खाते एलियल की नजर अचानक जमीन पर पड़ी चाबी पर गई, तो सैटर्न ने सोचा कि ये चाबी ईमी ने दरवाजा खोलकर बाहर जाने के लिए इस्तेमाल की थी और फिर अंदर फेंक दी। एलियल ने उसकी चालाकी की तारीफ की और कहा कि अगर वो होता तो चाबी घर ही ले जाता। नहाते समय ईमी को पिछली रात का सीन याद आया और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तभी टीवी पर गोलियों वाली खबर आई और उसने देखा कि वहां पर सैटर्न भी था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उधर चीहो को याद आया कि उसने कल रात सैटर्न को भूकंप वाला मैसेज भेजा था। वो उससे मिलने और इस बारे में बात करने का सोच रही थी। उसने माँ से कहा कि दोपहर को काम से छुट्टी ले रही है। उसकी माँ ने उसे याद दिलाया कि इस समय हालात कुछ गड़बड़ है, इसलिए संभल कर रहना। आज जीका ने फिर से ईमी को खाने पर बुलाया, पर ईमी को मना करना पड़ा क्योंकि उसका बटुआ खो गया था और वैसे भी उसे दोपहर में बैंक जाकर कुछ काम निपटाने थे। अचानक किसी का कॉल आया जिसने कहा कि उसे हीरो और डीमन लॉर्ड के बारे में सब पता है और खत्म करने का प्लान भी है। वो शख्स ये सुनकर हैरान था कि दोनों एक ही साइड पर हैं।
इमी ने कहा कि ये सब मजबूरी है। उस शख्स ने कहा कि डीमन लॉर्ड और वो इस दुनिया में आए हैं तो ये इनीला की इच्छा से हुआ है। ये सुनते ही इमी अचानक खड़ी हो गई, लेकिन खुद को शांत रखा और उसे महसूस हुआ कि सामने वाला शख्स भी कोई डीमन है। उसे ये नहीं पता था कि वो कौन है, क्योंकि एलियल को छोड़कर बाकी 4 जनरल अब जिंदा नहीं थे। इमी ने अंदाजा लगाया कि वो टीला की बात कर रहा है, जिससे वो थोड़ी हिल गई, लेकिन उसकी मानसिक चालाकियों में इमी फांसी नहीं, तो उसने कॉल काट दी। जैसे ही इमी खाने जाने वाली थी, पुलिस स्टेशन से कॉल आ गया। वहां पहुंचते ही वो गुस्से से भर गई। इधर सैटर्न पुलिस वालों की तारीफ कर रहा था कि उन्होंने उसकी वॉर हॉर्स ढूंढ निकाली, और तभी इमी नीचे आई और दोनों को डांटने लगी कि इतनी हिम्मत कैसे हुई उसे यहां जमानत के लिए बुलाने की। सैटर्न नहीं चाहता था कि मकान मालकिन को तकलीफ हो, और वैसे भी इमी कल उसके घर रुकी थी, तो उसका फर्ज था कि वो एहसान लौटाए। एलियल ने कहा कि इमी हीरो जैसी बिल्कुल नहीं लग रही, तो इमी ने उल्टा एलियल को डांट दिया कि बिना प्लानिंग के चीजें खरीदता है और डीमन लॉर्ड का स्ट्रैटेजिक जनरल कहलाने लायक भी नहीं है। ये सुनकर वो लड़का उदास हो गया। बाहर निकलने के बाद इमी ने कहा कि उन पर कोई रहस्यमयी शख्स नजर रख रहा है, और उसने सैटर्न को चेतावनी दी कि वो तब तक मरने की कोशिश मत करना जब तक उसे खुद उसे खत्म करने का मौका न मिले। ये कहकर वो चली गई। सैटर्न को भी चीहो से मिलने जाना था। चीहो घर आई तो उसने खूबसूरत ड्रेस पहनी ताकि जिस इंसान को पसंद करती है उससे मिलने जा सके। एलियल ने देखा कि अभी अपॉइंटमेंट का वक्त नहीं हुआ है, तो वो डीमन लॉर्ड को शॉपिंग कराने ले गया। बहुत से कपड़े ट्राई करने के बाद एलियल ने आखिरकार सैटर्न के लिए एक अच्छा आउटफिट चुन ही लिया। सैटर्न बोला कि वैसे भी उसने जरूरी मौकों के लिए ब्लैक फंड बचा रखा था, लेकिन एलियल ने कहा कि वो बस चाय पीने और बातें करने नहीं जा रहे, क्योंकि लड़कियां अगर ऐसे बुलाती हैं तो मतलब साफ है कि उन्हें लड़के के लिए कुछ फील होता है। इसलिए उसने चाहा कि डीमन लॉर्ड देहाती कपड़ों में डेट पर ना जाए। दोपहर को चीहो आई और सैटर्न से मिली। उसने तुरंत उसके हेयरकट की तारीफ की और हैरान भी हुई कि वो अपने रोज के कपड़े पहनकर नहीं आया था। उसे लगा कि आज वो बहुत हैंडसम लग रहा है। सैटर्न ने बताया कि उसके भाई ने उसे इन कपड़ों में जाने पर मजबूर किया क्योंकि डेट है। डेट शब्द सुनकर चीहो बेहद खुश हुई और उसने कैफे चलने और उसे ट्रीट देने का वादा किया, लेकिन सैटर्न बोला कि उसके पास अभी भी इतना पैसा है कि वो खुद ट्रीट कर सकता है। चीहो ने हाथ पकड़ने की बात की तो सैटर्न मान गया ताकि वो एक दूसरे से खो न जाएं। उधर इमी कहीं जा रही थी, तभी उसने देखा कि एलियल कुछ अजीब हरकत कर रहा है, और साथ ही उसने डीमन लॉर्ड को एक लड़की के साथ हंसते हुए देखा। तब उसने एलियल को पूरा किस्सा बताने पर मजबूर किया। जब इमी ने सुना तो उसे बड़ा अजीब लगा कि आखिर डेट करने की जरूरत ही क्या है। एलियल ने कहा कि चीहो को सैटर्न से प्यार हो गया है। ये सुनकर इमी सोचने लगी कि वो सीधी साधी लड़की इस रैंडम डीमन लॉर्ड को क्यों पसंद करती है। इमी को लगा कि चीहो की आत्मा बड़ी और गोल है, जिससे उसे खुद पर कॉन्फिडेंस कम लगने लगा, और उसने मजाक में कहा कि फ्लैट स्क्रीन जैसे बॉडी होना ज्यादा आसान है, क्योंकि उससे लड़ाई के टाइम मूव करना आसान रहेगा। एलियल ने देखा और कहा, लगता है तूने थोड़ा ज्यादा नशा कर लिया है। उधर इमी को भी चीहो के उस भूकंप वाले राज के बारे में जानने की उत्सुकता थी, तो वो भी वहां जाकर छुपकर सुनने लगी। इस वक्त चीहो सैटर्न को बता रही थी कि जब से उसने स्टोर में काम करना शुरू किया है, उसे अक्सर कानों में आवाज गूंजने लगती है। शुरू में तो उसे लगा कि शायद काम की वजह से हो रहा है, लेकिन रात को उसने किसी को ये कहते सुना कि दूसरी दुनिया में एक बड़ी घटना हुई है और जल्द ही बहुत बड़ा धमाका होगा। भले ही वो इंसान अजीब सी भाषा में बोल रहा था, लेकिन चीहो सब समझ पा रही थी। जब भी कोई प्राकृतिक घटना होती, उसे भूकंप का एहसास होता। तभी सैटर्न को समझ में आया कि ये एक तरह की खास तकनीक है, जहां 2 अलग अलग दुनिया के लोग चेतना और नजरिए को आपस में जोड़ सकते हैं। इसे करने के लिए एक टारगेट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जब सोनार चलाया जाता है तो वो एक मैजिक एक्सप्लोजन पैदा करता है, और उसके साथ कई अजीब घटनाएं होती हैं। इस केस में वो शायद भूकंप में बदल गया। एमी जो वहीं पास में बैठी दोनों की बातें सुन रही थी, अचानक उसका दिमाग खराब होने लगता है और वो उठकर सैटर्न पर चिल्लाने लगती है। आसपास लोग उन्हें लड़ाई करने से मना कर रहे थे, लेकिन एमी ने किसी की नहीं सुनी। चीहो को लगा कि शायद एमी सैटर्न की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सोचकर वो इतनी गुस्से में आ गई कि बोल ही नहीं पाई। चीहो ने मौका पाकर कह दिया कि एमी को कोई हक नहीं है कि वो उसे सैटर्न के पास जाने से रोके। एमी ने लाख इनकार किया, लेकिन चीहो मानने को तैयार नहीं थी। दोनों की जोरदार बहस हो गई, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तभी अचानक फिर से भूकंप आ गया। घर और सामान गिरने लगे।
जब चीहो होश में आई तो एमी ने कहा कि वो दोनों मलबे के नीचे दब गए हैं और सेटन के ग्रुप से अलग हो गए हैं। लेकिन एमी को पूरा यकीन था कि वो नौजवान अभी जिंदा है। उसने चीहो से सुलह कर ली और कहा कि उसका सेटन से कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसे पता था कि चीहो सेटन को पसंद करती है और ये सुनकर चीहो बहुत शर्मिंदा हो गई। चीहो ने फिर उससे पूछा, तुझे खुद सेटन के बारे में क्या लगता है? तुम दोनों तो काफी करीब लगते हो। एमी ने साफ कहा कि वो उस नौजवान से नफरत करती है और उसे चेतावनी दी कि अगर वो अंधाधुंध तरीके से सेटन के पीछे भागेगी तो उसे बहुत दर्द झेलना पड़ेगा। इतना कहकर उसने चीहो को सुला दिया और सेटन को बाहर बुला लिया। इस वक्त सेटन अपनी असली डेमन लॉर्ड वाली फॉर्म में आ चुका था, लंबा चौड़ा और सिक्स पैक वाला। ये देखकर एमी ने अपनी बची खुची होली मैजिक इकट्ठा करके पवित्र तलवार बनाने की सोची ताकि वो उसे खत्म कर सके। लेकिन उम्मीद के खिलाफ सेटन ने उससे कहा, चीहो की हिफाजत करना ताकि मैं सबको यहाँ से निकाल सकूं। ये सुनकर एमी हैरान रह गई कि एक ग्रेट डेमन लॉर्ड इंसानों को बचाने की बात कर रहा था।